Hello students, today we are going to discuss Geography Chapter 1, The Earth in the Solar System. इस चैप्टर के अंदर हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. सोलर सिस्टम क्या है, यूनिवर्स में सोलर सिस्टम, इसके बाद अर्थ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, मीटेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे. ये सारा इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को डिस्कशन करना है. आप सब लोगों को प्लैनेट्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है कि कितने प्लैनेट्स होते हैं, उनके नाम भी आप लोगों को सीक्वेंस से याद कराए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है. द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. द डे स्टार्ट्स विद द सनराइज एंड एंड विद द सनसेट. वी ऑल नो अबाउट दैट. ठीक है, सुबह उठते हैं तो सूरज उगता है, सोते हैं हम तो सूरज ढल जाता है. ठीक है, तो रात होती है तो हमें तारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देता है. ऐसे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोगों को आसमान में दिखाई देती है. उसी सब के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करना है. ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले सन एंड द स्टार्स से. ठीक है, आवर सन इज़ मच क्लोजर टू अस देन एनी अदर स्टार. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. यानी कि हमारे अर्थ के पास में सबसे पास में जो है वो है सन. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. वो इतना पास भी नहीं है तो इतना दूर भी नहीं. ज़्यादा पास होता तो अर्थ जल चुका होता. ठीक है, ज़्यादा दूर भी होता तो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. बर्फ़ वाली जो सिचुएशन है उसके बारे में भी हम लोगों को डिस्कशन करना है. ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लाइन है यहाँ पर दे रखी है, जो कि MCQ और 1 वर्ड में पूछी जा सकती है. दैट वाज लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स. यानी कि जो सूरज की जो किरणें हैं वो अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट लगाती है. ये MCQ में पूछा जा सकता है, ये फिलप में पूछा जा सकता है, ये 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, इवन ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, बट लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार, लेकिन जो हमारे पास में तारा है, भाई सन की लाइट तो 8 मिनट में पहुंच जाती है, लेकिन अगर कोई दूसरा हमारा तारा है जो कि है, उसकी लाइट अर्थ तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं. सेवरल ईयर्स टू रीच अस. ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. स्टार्स आर सो फार अवे दे लुक लाइक पॉइंट्स ऑफ लाइट. अगर मैं रात को आसमान में देखूं, अगर बहुत साफ आसमान हो, तो मुझे छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद बूंदें दिखाई देंगी, कुछ चमकते हुए भी दिखाई देते हैं. ठीक है, तो ये स्टार्स होते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो स्टार्स हैं ये हॉट गैसेस के, अलग अलग गैसेस के बने हुए होते हैं ये. ठीक है, जिस तरीके से हमारा सन बना हुआ है. दे आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन बींग्स. यानी कि ये पैदा भी होते हैं और तो ये मरते भी हैं. ठीक है, इस तरीके से इनके बारे में बता रखा है. ये छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, इनकी एक एज आती है, उसके बाद ये वैनिश हो जाते हैं. ठीक है, स्टार्स चेंज एज दे एज बट दीज चेंजेस आर वेरी स्लो. यानी कि हालांकि जैसे हम हर साल हम बड़े होते जाते हैं एक साल, उस तरीके से ही सन की एज भी बढ़ती है, लेकिन वो हर साल से नहीं बढ़ती. मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको बड़ा होने में. ठीक है, तो उसका जो एज है, उसका जो बड़ा होना है वो बहुत ही स्लो होता है. मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको बड़ा होने में, इसलिए वो हमको नोटिसेबल नहीं होता है. ठीक है, भाई हमारे तो हम ह्यूमन बींग्स का तो हमें पता है कि हम धीरे 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 करके बड़े होते जाते हैं, तो वो नोटिसेबल होता है क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ऐसा हमें देखने को मिल जाता है. लेकिन अगर कोई चीज़ की एज मिलियंस ऑफ ईयर्स में बढ़ रही है तो दैट मीन्स इट विल टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और वो नोटिसेबल नहीं होगी. ठीक है, नाउ ऑल स्टार्स एट सम स्टेज रन आउट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल एट देयर सेंटर. यानी कि जो इनका फ्यूल है वो है हाइड्रोजन, और समय के साथ साथ जब उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, आवर सन इज़ नाउ अबाउट हाफ वे थ्रू इट्स मिडल एज. अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेट तो सन अपनी मिड एज में आ चुका है. ना वो बहुत छोटा है ना वो ओल्ड एज में है, वो अपनी मिड एज में आ चुका है. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगले 500 मिलियन ईयर्स तक या उससे ज़्यादा, ये अप्रॉक्सीमेशन है कि हमको और सनलाइट प्रोवाइड कर सकता है. यानी कि इसकी एज का अप्रॉक्सीमेशन बता रखा है. ठीक है, नाउ स्टार जो हैं वो भी कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स के बने हुए हैं
ठीक है, जो कि अर्थ पे पाए गए हैं, इवन दो दे मे बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, एजेस and emitting different amount of heat energy, our sun is an average size star. sun भी स्टार है, इसके अलावा और भी स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन सन जो है वो एक एवरेज साइज स्टार है. सन से बड़े भी स्टार हैं तो सन से छोटे भी स्टार हैं. ठीक है. नाउ इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन दे रखी है, द लार्जेस्ट स्टार्स कैन बी 10 टाइम्स लार्जर इन डायमीटर देन सन. यानी कि सन के डायमीटर के 10 गुना भी बड़े स्टार्स यहाँ पर हमारे यूनिवर्स में हैं. ठीक है. और ऐसे स्टार्स को जो सन से बड़े हैं उनको जाइंट स्टार्स बोला, ये इंपॉर्टेंट है, उनको जाइंट स्टार्स बोला जाता है. द स्मॉलेस्ट स्टार्स, जो छोटे तारे हैं वो जुपिटर से भी छोटे हैं. ठीक है. उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स भी कहते हैं, वैसे हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. द कूलेस्ट स्टार्स आर नियरली 500 डिग्रीज while the hottest stars can reach 90,000 डिग्रीज. सोचो, कूलेस्ट स्टार का 500 डिग्री तक का माइनस में बताएंगे. ठीक है. और हॉटेस्ट स्टार का 90,000 डिग्रीज से ज़्यादा का भी टेम्परेचर बता रखा है. ठीक है. कूल स्टार्स अपीयर रेड एंड हॉट स्टार्स लुक ब्लूइश वाइट. ये कलर का सिग्निफिकेंस बता रखा है किस किस तरीके के दिखाई देते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स नेब्यूला. अब क्या है नेब्यूला? नेब्यूला ये एक वन वर्ड में आ सकता है आप लोगों के, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं. क्योंकि अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं तो फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैचअप ये थोड़ा आप लोगों से भले कम पूछे जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू तो फिक्स है जो आप लोगों से आते हैं. एंड यू मस्ट नो अबाउट दैट कि हम किस तरीके से हर एक लाइन से एमसीक्यू बना सकते हैं. आपको जो भी चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ आप अपनी तुरंत बुक में अंडरलाइन कर लो. बुक नहीं हो तो कॉपी में पॉइंट की फॉर्म में लिखो. अगर हम नोट्स भी बना रहे हैं तो वो सिर्फ पॉइंट्स के फॉर्मेट में होने चाहिए. ये हैबिट हमारे अंदर आप लोगों को डालनी, उस तरीके से ही काम करना है. ठीक है. तो नेब्यूला के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि नेब्यूला इज अ वेरी ह्यूज मास ऑफ गैस एंड डस्ट. इट इज़ नेब्यूला. ऐसा कहा जाता है कि उसकी वजह से, नेब्यूला की वजह से सेलेस्टियल बॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. अभी समझना इतना आसान नहीं है. लोग एस्ट्रोनॉमी तक की, एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में सुना है, एस्ट्रोनॉमी बच्चे पढ़ाई करते हैं, इवन एग्ज़ाम भी आता है एस्ट्रोनॉमी के. तो ठीक है. तो ये सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है. क्या पता आप में से कोई बच्चा भी उसकी पढ़ाई करे. ठीक है. सो एट योर लेवल इट इज़ सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड. बस अभी आपके लिए ये समझना ठीक है कि नेब्यूला की वजह से ये सेलेस्टियल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है. एंड दस मदर ऑफ ऑल स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ भी कहा जाता है. ठीक है. नेब्यूला को मदर ऑफ ऑल स्टार्स, तो वापस से वन लाइन का क्वेश्चन बन गया. ठीक है. तो नेब्यूला इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़. राइट. नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्स. अब यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम. तो इट कैन बी डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट बी इट स्टार्स, सन, मून एंड एवरीथिंग अराउंड अस, वो सब यूनिवर्स में काउंट किया जाएगा. ठीक है. यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल बॉडीज़ भी आ गई. सिर्फ मैं आसमान की बात नहीं कर रही, इसके अंदर हम भी आ गए. ठीक है. एनिमल्स भी आ गए. जितनी भी यहाँ पे चीज़ें रखी वो सब इसके अंदर आ गई. यानी जो चीज़ आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो सब यूनिवर्स के अंदर काउंट होती हैं. तो यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये सब पार्ट हैं. हम यूनिवर्स का सब पार्ट हैं. ठीक है. नाउ डू यू नो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सुनिएगा. ये वैसे हम प्लैनेट्स में आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में. ठीक है. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, दीज आर द नेम ऑफ द प्लैनेट्स, हैव रिंग्स अराउंड देम. These are belts of small debris. Debris का मतलब टूटे फूटे पत्थर जो इसके आसपास आके अलाइन हो चुके हैं उनकी ग्रेविटी से. ठीक है. तो ये रिंग उससे बनी हुई है, कुछ गैसेस की रिंग्स बनी हुई हैं. राइट. नाउ अब डिस्कस करते हैं हम स्टार्स के बारे में. ठीक है. नाउ स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. सेल्फ यानी कि इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनकी खुद की हीट और लाइट है. ठीक है. अभी आप आगे डिफरेंस भी देखेंगे काफ़ी अच्छे से. तो दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. ये काई के बने हुए होते हैं, ये हॉट बर्निंग गैसेस के बने हुए होते हैं. ठीक है.
ये देखा जाए तो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, पर क्योंकि हम बहुत दूर हैं इनसे तो इसलिए हमको बहुत ही माइन्यूट से छोटे से पॉइंट साइज दिखाई देते हैं। ठीक है, नाउ आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार, या अभी आप लोगों को बताया था मैंने, इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज कंपेयर टू अदर स्टार, क्योंकि ये हमारे अर्थ के काफ़ी पास में है इसलिए हमें ये बहुत बड़ा और ज़्यादा चमकीला सा दिखाई देता है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि सन से बड़े भी स्टार्स हैं, पर क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है तो वो हमें विजिबल नहीं। ऐसे स्टार्स को हम लोगों ने जाइंट स्टार्स भी बोला है। ठीक है ना, ये आपका कुछ एक फोटो भी दे रखा है। इफ यू सी द स्काई एट नाइट यू विल फाइंड दैट सम स्टार्स अपीयर सिंगल। आपने देखा होगा, सिंपल से देख लो, एक बच्चा देख रहा है इधर, ठीक है, तो कुछ स्टार सिंगल सिंगल हैं, कुछ ने एक पैटर्न बना रखा है, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, ये जो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये जो इन्होंने, जैसे आपकी राशियाँ जो होती है ना, ये उन्हीं के पैटर्न्स बने हुए होते हैं कि आपके तारे क्या बोलते हैं, ऐसे भविष्यवाणियाँ बताते हैं ना। सो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को शो करते हैं। नाउ अगेन अ डेफिनेशन, एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने आती है, दैट इज ऑफ कॉन्स्टेलेशन। ठीक है ना, कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने आती है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स अ पर्टिकुलर पैटर्न, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है, उस ग्रुप को बोला जाता है, उस स्टार के ग्रुप को बोला जाता है कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, नाउ ऐसा ही 7 तारों का एक समूह होता है, ठीक है, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। बहुत कॉमन नेम है जो हम लोगों को ध्यान है कि 7 स्टार्स होते हैं जिनका एक ग्रुप है। ठीक है, सप्तऋषि फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑफ द बिग बियर, जिसको उर्सा मेजर भी कहा जाता है। अगेन वन मार्क क्वेश्चन, ठीक है, इसको लैटिन भाषा में उर्सा मेजर भी कहा जाता है। ये आपको बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नाउ अब सप्तऋषि के बारे में ही क्यों बताया मैंने आपको, ठीक है, ये इजीली विजिबल भी होता है। अगर आप कभी रात को देखो अभी तो आपको विजिबल होगा, बस शर्त ये है कि आसमान साफ होना चाहिए। अभी थोड़ा मुश्किल है धुंध की वजह से आपको देखना। ठीक है, तो सप्तऋषि आर रिगार्डेड एज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशियंट टाइम्स, क्योंकि पहले के समय में तो मैग्नेटिक निडल्स नहीं होते थे, या मैप्स नहीं होते थे, या बहुत मुश्किल होता था, या जीपीएस नहीं चलता था, ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता था, तो डिवाइसेस नहीं होते थे। तो जब सेलर्स सेल करते थे अपनी नाव में तो उनको रात के समय इन तारों के ज़रिए डायरेक्शंस का पता लगाने में काफ़ी मदद मिलती थी। ठीक है, द फर्स्ट 2 स्टार ऑफ द सप्तऋषि, ये हमेशा पोल स्टार की तरफ डिनोट करेंगे, यानी कि नॉर्थ की तरफ डिनोट करेंगे। ठीक है, दस व्हेन वन डायरेक्शन दैट इज अ नॉर्थ डायरेक्शन वाज फाउंड, इट वाज क्वाइट इजी टू नो द अदर 3। अगर एक डायरेक्शन ही पता लग जाए तो बाकी 3 डायरेक्शन को पता लगाना आसान। तो यानी कि ये जो स्टार्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है रिगार्डिंग। हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि शुरुआत में तो हम लोग डायरेक्शंस पता करते थे उस तरीके से। ठीक है, सप्तऋषि के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं जिनके बारे में बताया गया है। ठीक है, नहीं, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ, द लाइट फ्रॉम द स्टार पासिस थ्रू डिफरेंट लेयर्स। आप पढ़ोगे आगे जाके कि आपके जो एटमॉस्फेयर होती है उसकी भी बहुत सारी लेयर है, मीजोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं। और ये जो रेज हैं स्टार्स की, जो लाइट है, ये इन बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करती हुई आती हैं। अलग अलग लेयर की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। ठीक है, इसलिए आपको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दैट्स व्हाई पोएम आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो क्यों हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रीज़न। आपको अगर रीज़न के क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से हम उसको लिख सकते हैं कि स्टार्स क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं और उनकी जो लाइट है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर को पास करती हुई आती है, जिसकी अलग अलग डेंसिटीज़ हैं, इसलिए वो जो तारे हैं हमें चमकते हुए, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। स्टार्स आर सो फार फ्रॉम अस दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इतने दूर हैं कि हम उनको किलोमीटर और माइल्स में तो काउंट ही नहीं कर सकते। ये तो बहुत छोटी सी यूनिट हो गई, हम बोलते हैं ना मीलों दूर, ये तो बहुत छोटी सी यूनिट हो गई इन स्टार्स और इनके लिए भी। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए अब,
जब हमने माइल्स को ही बहुत छोटा यूनिट बता दिया इनकी दूरी को नापने के लिए, तो हाउ वी कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट, क्या यूज करें? ठीक है, सो वी एक्सप्रेस दिस ग्रेट डिस्टेंस, ये जो बहुत बड़ी दूरी है हमारे और तारों के बीच में जहाँ जाना नामुमकिन है, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे अब। लाइट ट्रैवल्स एट अ ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या सिंपल से बोल 3 × 10⁸ फिजिक्स की टर्म में बोला जाता है, ठीक है। सो 300,000 किलोमीटर, मैं मीटर पर सेकेंड में बता रही थी उसकी स्पीड को, यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है इसलिए मैंने 10⁸ बोला, ठीक है। तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस यानी कि पर सेकेंड में एक लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो 300,000 किलोमीटर का कर रही है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस यहाँ पर बताया, ठीक है। और एक द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर, मैंने तो सेकेंड का बताया, अगर वही डिस्टेंस को आप सालों में निकालें तो उसको बोला जाता है लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। देयर आर सम स्टार्स विच आर सो फार कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनकी लाइट को अर्थ तक या हम तक पहुंचने में, ठीक है। सो और सन की मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, यहाँ पर भी मेंशन है 8 मिनट्स में सन की लाइट अर्थ तक पहुँच जाती है, ठीक है। द लाइट ऑफ प्रॉक्सिमा सेंचुरी द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन, ये हमारे में 4 साल लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो अलग अलग स्टार का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है उसकी लाइट को अर्थ तक पहुँचने का, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वही कॉन्स्टेलेशन जिसके बारे में वैसे हमने डिस्कस किया था, दैट इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न, उसको बोला गया है कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। सो द कॉमनली नोन कॉन्स्टेलेशन आर कैसियोपिया, द उर्सा मेजर जिसको बिग बियर बोला है, द ओरियंस बेल्ट, द उर्सा माइनर, ये कुछ फेमस या यूँ कह सकते हैं वेल नोन कॉन्स्टेलेशंस के नाम है। द इन हिंदी द कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर को सप्त ऋषि भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया, वापस से वही चीज़ यहाँ पर आई है, ठीक है। मीनिंग 7 सेजेस, 7 ऋषि। दिस नेम इज एज ओल्ड एज, जितने हमारे वेद पुराण जितने हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद जितने पुराने उतना ही पुराना ये नाम है, यानी क्यों कह सकते हो कि उन बुक्स के अंदर ये नाम मेंशन्ड है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द, अभी हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री का, लिटरेरी सोर्स, ठीक है, विच आर मोर देन 4,000 ईयर्स अगो। नाउ आगे हम देखते हैं, ये आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है, दैट इज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सप्त ऋषि है, राइट। तो ये नॉर्थ स्टार यहाँ से आप डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से पहले सेलर्स जो थे वो आइडेंटिफाई करते थे डायरेक्शंस को, राइट। ये वही चीज़ें यहाँ पर बता रखी। अब हम पढ़ते हैं गैलेक्सी, कहीं ना कहीं इसमें हम भी रहते हैं, ठीक है। सो मैनी कॉन्स्टेलेशन एंड अदर स्टार्स गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारी गैलेक्सी है हमारे अर्थ, हमारे पूरे स्काई में देखा जाए तो यू कैन नोटिस ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट देयर दैट देयर इज स्ट्रेच ऑन द स्काई विच हैज़ कंपैरेटिवली मोर नंबर ऑफ स्टार देन द रेस्ट ऑफ द स्काई, ठीक है। यानी कि उस छोटे से पैच में अगर आपको मिलियंस ऑफ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं और ये जो बेल्ट है पूरी, इसको गैलेक्सी बोला जाता है, ठीक है। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, अर्थ है जिसमें, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, ये नाम सुना होगा, ठीक है। हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। और पूरे यूनिवर्स में ऐसे जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, पर जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं दैट वाज मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में, 1 मार्क के बहुत सारे पॉइंटर्स हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है इस लेक्चर के लिए सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम बोलते ही दिमाग में आगे होंगे प्लैनेट्स, ठीक है। सो फैमिली ऑफ द सन, सन की पूरी फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, आई थिंक दिस वाज रॉन्ग, द सन एंड द 7 प्लैनेट्स होना चाहिए क्योंकि 9 प्लैनेट्स तो अब है ही नहीं, ठीक है, जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। सन इज द हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द फैमिली के आसपास ये सब घूमते हैं, ठीक है। द 8 प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस,
अर्थ, जानबूझ के मेंशन किया गया है कि आपको गलत से मैं सही याद कराऊँ। द 8 planets आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यही है, सही बताया, यही सही है, ठीक है। नाउ बिसाइड द सन एंड द प्लैनेट्स देयर आर, इसके अलावा, ये तो मैंने बड़े बड़े मेजर प्लैनेट्स आप लोगों को बताए, इनके अलावा और भी छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। टोटल इतने ही प्लैनेट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, दैट वाज राइट, ठीक है। द स्मॉल बॉडीज आर कॉल्ड, ऐसी छोटी छोटी स्मॉल बॉडीज जो हम इन प्लैनेट्स के अलावा है उनको बोला गया है सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स जो है इन प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं, जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व, ये सन है, सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये प्लैनेट है, उन प्लैनेट्स के आसपास जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको बोला जाता है सैटेलाइट्स, ठीक है। एक बहुत छोटा सा ट्रिक है याद करने का इनको सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में याद करना बहुत क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, यानी कि सबसे पहले कौन है फिर बाद में कौन है। सो माई वेरी फर्स्ट लेटर से याद करा रही हूँ, एक स्टेटमेंट याद कराते हैं। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में पहले प्लूटो भी हम लिखते थे, लेकिन अब याद करने के लिए कि और भी बहुत सारी पोएम्स हैं जो आप लोगों को आती होंगी, या स्टेटमेंट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं इसको याद करने के लिए। सो माई वेरी एलिगेंट मदर या एडुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स, ठीक है। हमारे अर्थ का, अभी मैंने बोला सैटेलाइट का मतलब क्या है कि जो प्लैनेट्स के आसपास, जिस तरीके से सन के आसपास प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उस तरीके से प्लैनेट्स के आसपास भी जो बॉडी मूव कर रही है उसको बोला जाता है सैटेलाइट, उसको बोला जाता है सैटेलाइट। हमारे अर्थ जो कि एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, उसके पास जो सैटेलाइट मूव करता है वो उसका नाम है मून, ठीक है। और ये एक नेचुरल सैटेलाइट, आगे आप पढ़ोगे डिटेल में सैटेलाइट्स के बारे में भी कि सैटेलाइट्स नेचुरल भी होते हैं तो मैन मेड भी होते हैं। तो मून क्या है? अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन, अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। नाउ सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, उसी से वन वर्ड बना सोलर। सोल इज रोमन माइथोलॉजी के अंदर सन गॉड के लिए, सूर्य देवता के लिए यूज किया, तो उससे बना वर्ड सोलर, इसलिए सन की फैमिली को बोला जाता है सोलर सिस्टम, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों द सन। अब हम सन के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, राइट। द सन इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली है, तो बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। It is thus the center of the whole solar system. It is about 1300,000 times, यानी कि अर्थ से 1300,000 टाइम्स ये बड़ा है, फिर भी हमें इतना सा दिखाई देता है। चलो विजिबल तो है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास में लाया करता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी सोलर फैमिली, यानी कि हमारी क्या सन की फैमिली है ये पूरी। तो मरकरी ये सन है, ठीक है। बनाइएगा आप, ये ड्रॉ करिएगा ज़रूर डायग्राम अपना कॉपी के अंदर कलरफुल सा, पहले पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक कलर का कर लीजिएगा, फिर उसके ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, ठीक है। सो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स, इसमें प्लूटो दिखा रखा है, पर प्लूटो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, पर इसमें आपको डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। The sun is made up of extremely hot gases and it gives out of lot of heat and light. काफ़ी इसमें से heat and light निकलती है, यानी कि ये यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस है एनर्जी का, ठीक है। और अर्थ गेट्स ओनली, हमें तो सिर्फ इसका थोड़ा सा पार्ट मिलता है एनर्जी का, अगर ज़्यादा मिल जाए तो बहुत दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं मिले तो लाइफलेस हो जाएगा, ज़्यादा मिल जाए या तो जल जाएगा। तो हम मॉडरेट काइंड ऑफ उसका जो हीट एंड लाइट है वो रिसीव करते हैं, और इसी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इट इज़ द सन विच सस्टेन्स ऑल लाइफ, जिसकी वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। बात मैंने अभी आपको 1 सेकेंड पहले बोली, पहले स्टेटमेंट यही यूज़ किया था। दैट इज़ वाई मैनी एंशिएंट पीपल रिगार्ड सन एज अ गॉड, क्योंकि जो हमें
जीवन दे रहा है, हम उसे भगवान मानते हैं। तो इसलिए सन को गॉड की तरह आज भी हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इवन सूर्य देवता बोला जाता है उनके बारे में काफ़ी चीज़ें मैंशनड है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट सन इज़ नॉट द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। ये सिर्फ एक मीडियम साइज स्टार है, ये हमने शुरुआत में भी पढ़ा। इससे भी बड़े स्टार हैं और इससे छोटे भी स्टार्स हैं, ठीक है, लेकिन ये अर्थ के पास में है, इसलिए हम इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है आपके सामने कि क्या इम्पोर्टेंस है सन की हमारी लाइफ में, ठीक है। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आएगा, ये आप लोगों के आता है। इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट, विदाउट दीज लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती है अर्थ पे। सन की जो एनर्जी है वो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोग पढ़ते हो साइंस के अंदर, ठीक है। सन की एनर्जी की वजह से सीजन्स होते हैं, सन की वजह से वाटर और एयर करंट्स आते हैं, जिसकी वजह से वेदर अलग अलग चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सो आज के चैप्टर में या आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक बार मैं आपको शुरू से बता देती हूँ, ठीक है। सन एंड द स्टार्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। नेब्यूला क्या था, यूनिवर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। वापस से हम लोगों ने स्टार्स का टॉपिक लिया, ठीक है। कॉन्स्टलेशंस हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। कॉन्स्टलेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद आता है आप लोगों का जो नेक्स्ट है गैलेक्सी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया डिटेल के अंदर। सोलर सिस्टम के बारे में टॉपिक हमने चालू कर, जिसमें सन पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक चालू होगा वो हमारा चालू होगा प्लैनेट्स का, मीटिरॉइड्स का, एस्टेरॉइड्स का। सो फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।